तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स देखो बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट में हम जो सॉल्यूट है उसको किसी भी तरह से डाल सकते हैं। हो सकता है हम उसको ग्राम में मेज़र करके डालें, या हो सकता है हम उसको ml में मेज़र करके डालें। तो इस बेस पर ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, जैसे कि अगर हम किसी सॉल्वेंट को भी हम अगर मान लो ग्राम में लें और सॉल्यूट को भी ग्राम में लें, तो किस तरह से उसका फॉर्मूला या फिर किस तरह से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है मास परसेंटेज, जो कि होती है वेट बाई वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो देखो इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, ध्यान से देखना। तो मास परसेंटेज होती है इसकी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, एक तो फॉर्मूला उसका ये आ जाता है। दूसरा हो सकता है हमने कि जो हमारे पास में सॉल्वेंट है उसमें हमने सॉल्यूट को वॉल्यूम में मेजर किया हो, तो उसका आ जाएगा मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वेट। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूट का। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल से बेसिक फॉर्मूला है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। दूसरा टॉपिक इसी में, दूसरा फॉर्मूला आ जाता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स जो होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में लेंगे और सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक आता है बच्चों पीपीएम, फोर्थ पॉइंट है इसमें पीपीएम, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वांटिटी का हम जो बेसिकली यूज करते हैं इसका वहां पर यूज किया जाता है जैसे पॉल्यूशन वगैरह पता करने में। यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स किसी भी कंपोनेंट के प्रेजेंट है। 1 मिलियन में किसी भी सॉल्यूट के या किसी भी कंपोनेंट के कितने पार्ट प्रेजेंट है। तो इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको निकालना भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूला वही है जो हमने पहले यूज किया है। फर्क इतना है, यहाँ पर परसेंटेज लगा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन होगा, पीपीएम होगा। तो पीपीएम को कुछ ऐसे लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है पीपीएम, जो कि पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन, यानी 10⁶, क्योंकि हम इसको मिलियन में काउंट करेंगे। ओके बच्चों, ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं, याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से बहुत बेसिक चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। बाकी के कुछ टॉपिक यानी कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स अभी हमारे पास में और रह गए। देखो बच्चों, 4 तो ये हैं, बाकी के अभी हम और पढ़ेंगे, इतने इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है पॉइंट नंबर 5, मोलैरिटी। देखो बच्चों, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, याद रखना। और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, याद रखना मोलैरिटी लीटर में काउंट करी जाती है, यानी कि यहां पर हम जो लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
ये मोलरिटी होता है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ मोल्स तुमने पहले निकाले होंगे 11th क्लास में, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सिंपल है, ये सभी को याद होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB। याद रखना बच्चों, B कैपिटल जो B है हमारा अल्फाबेट, वो हम सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, और N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे यानी कि V, इसमें इन लीटर। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट की बात करें तो वेट किसका आएगा बच्चों, सॉल्यूट का, और मोलर मास किसका होगा, उसका भी, वो भी किसका होगा, सॉल्यूट का। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो हमारे पास में फॉर्मूला फिर से बनता है WB डिवाइड बाई MB इंटू वॉल्यूम। अगर ये ml में है, अगर क्वेश्चन में ml में दिया है तो तुम्हें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 ऊपर पहुंच जाता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास में आता है WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, यहां से इसकी यूनिट अगर निकालनी चाहे तो मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल तो यानी कि मोल, डिवाइड बाई वॉल्यूम की बात कर रहा तो लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, या फिर कह सकते हो तुम इसको मोल पर लीटर, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट है मोलैलिटी। 6th पॉइंट मोलैलिटी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें मोलैलिटी में और मोलरिटी में। देखो मैं यहां पर एक चीज बताता हूं तुम्हें, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी को जब तुम बोलते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है कि उसमें ना लीटर वर्ड आ रहा होता है, मोलरिटी और लीटर, समझ में आया, मोलरिटी और लीटर, इसका मतलब मोलरिटी लीटर से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में इसमें लीटर टर्म आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको लीटर में निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मोलरिटी का निकाला था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ये मास यानी कि हम इसको किलोग्राम में लेते हैं, इन किलोग्राम, और वही नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं तो NB इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में रखेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से, इसका वेट है बच्चों देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है A, अल्फाबेट में जो ABCD में हमारा A टर्म होता है वो हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला में जब हम ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये कैसे बनेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू WA। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, देखो यूनिट बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं और निकाल किस में रहे, किलोग्राम में, तो मोल किलोग्राम इनवर्स या फिर मोल पर केजी, हम इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आता है इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, देखो मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला और जो पीछे वाले मोलरिटी और मोलरिटी वाले थे, ऐसा समझो इस चैप्टर के पिलर्स हैं, अगर वो तुम्हें याद नहीं है तो बच्चों न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, वो कुछ ऐसे बनता है, डिजाइन में एक्स बनाना है तुम लोगों को,
कुछ लोग इसको एक्स भी बोलते हैं, तुम एक्स भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मान लो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की बात करें बच्चों, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम किसी चीज का रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन जो होगा उसको हम एक्स ए से या काई से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्यूट हो सकता है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों के भी हमें क्या करना है, इन दोनों के भी नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। तो देखो इसको ध्यान से समझो और डेफिनेशन लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज the ratio of can be defined as the number of moles of one component that is, कुछ भी हो सकता है, that is solvent और solute, ठीक है, divided by total number of moles of the solution। ठीक है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन, मानो हमारे पास में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए टर्म यूज करेंगे बी और सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज करेंगे ए। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पर ना इसके लिए 1 और 2 भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारा ए फर्स्ट लेटर है तो इसके लिए 1 यूज कर सकते हैं, और बी हमारा सेकंड लेटर है तो इसके लिए हम 2 यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो देखो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट के लिए निकालते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से, और सॉल्यूट के लिए है तो यहां पर लिखेंगे हम बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया तो इसके लिए ये टर्म यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जिसके हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसी के नंबर ऑफ मोल ऊपर लेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। अब एक सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी होगा और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी होगा। तो ये आया हमारे पास में किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। बिल्कुल सेम मोल फ्रैक्शन हम किसके लिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात सोचने वाली है कि अगर हम इन दोनों का सम निकालें तो कितना आएगा। देखो उसको ध्यान से देखो, मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को ऐड करूं तो देखो एक्स ए की वैल्यू ये रही, एन ए प्लस एन बी, इसको ऐड करो तो एक्स बी की वैल्यू हमारे पास में ये रही, एन बी एन ए प्लस एन बी। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये नीचे एज इट इज लिख लिया जाएगा, और एन ए प्लस एन बी ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू आता है 1, या फिर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस इस एक्स बी को इधर लेकर जाओ तो एक्स बी। बच्चों ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आता है हमारा नॉर्मेलिटी। ये बहुत ही कम यूज किया जाएगा इस चैप्टर में, बस हमारे पास में एक जगह पर इसका फॉर्मूला यूज होगा, जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कभी पूछा नहीं जाता इससे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है वो
मॉलिक्यूलर वेट जो एक एच आयन को सेटिस्फाई कर सके या एक एच आयन के साथ में कंबाइन होता है। जैसे अगर मैं H2SO4 की बात करूं, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 98 U होता है और H2SO4 डिसोसिएट होता है कुछ ऐसे 2H आयन प्लस SO4 - 2। मैंने कहा जो एक एच आयन के साथ में लगे हम उसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। देखो यहाँ पर 2 एच आयन है, 2 एच आयन है और मॉलिक्यूलर वेट उसका 98 था, तो एक एच आयन के साथ में कितना लगेगा 98 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 49। ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास है, ये वाला, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, समझ आया? बस तो ये हमारे पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थे, 8 हैं। वैसे एक फॉर्मेलिटी आता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे 9 होते हैं लेकिन 8 कंसंट्रेशन टर्म्स है। ध्यान रखना एक चीज कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ रहा है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या फिर नॉमिनेटर में, यानी कि चाहे हम वॉल्यूम सॉल्यूट का ले रहे हो या सॉल्वेंट का ले रहे हो, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यानी कि all concentration terms which depends on volume, it also depends on temperature। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, लिखो इसे जल्दी से जल्दी।